हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर एकेडमी। सो गाइस, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिलीफ ऑफ द ओशियन बेसिन्स। ठीक है, यानी कि पूरा चैप्टर ओशियन ही पर बेस्ड है, समुद्र विज्ञान के बारे में। सो गाइस, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, बट डोंट वरी, वी अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट। बस आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इसका हम लोग पहले समझते हैं, कुछ जियोग्राफिकल कीवर्ड्स है उसको समझते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स। जैसे सबसे पहले हम बात करें लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर, आप जानते होंगे इस वर्ड को, पहले भी सुना होगा। लिथोस्फीयर मतलब क्या हो गया? स्थल मंडल, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद एटमॉस्फेयर, इसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल। इस तीनों का जो सम्मिलित रूप है, ठीक है, यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इस तीनों का जो सम्मिलित रूप है, जहाँ तीनों को मिला करके जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो हो जाता है बायोस्फीयर, जिसको हम लोग कहते हैं जैविक मंडल या जीवमंडल। सो गाइस, आज हम लोग जो इस बात करने वाले हैं ये है हाइड्रोस्फीयर के बारे में, ठीक है, यानी जल मंडल के बारे में। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है रिलीफ द ओशियन बेसिन्स, यही ओशियन इसी से रिलेटेड है, यानी महासागर से, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं जल मंडल के बारे में, फिर थोड़ा सा ओशियन यानी ओशियनोग्राफी के बारे में समझेंगे, फिर ओशियनोलॉजी को समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग समझते हैं पहले ओशियनोग्राफी के बारे में और ओशियनोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दो वर्ड है, ओशियनोग्राफी और ओशियनोलॉजी। देखिए, ओशियनोग्राफी का मतलब होता है जब हम मतलब कि ओशियन का जो एक बेसिक परिचय है, बेसिक इंट्रोडक्शन, अगर हम लोग सिर्फ उसके बारे में पढ़ते हैं, जैसे कितने महासागर हैं, महासागर की जो गहराई कितनी है, ठीक है, कौन कौन सा महासागर है, ठीक है, अर्थ में किस किस डायरेक्शन में कौन कौन सा ओशियन है, कहाँ पर, ये सब जो एक बेसिक हम लोग जब इसके बारे में एक बेसिक जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तब हम लोग कहते हैं ओशियनोग्राफी, ठीक है। लेकिन जब इसका वैज्ञानिक पक्ष है, यानी कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग कहते हैं उसको ओशियनोलॉजी, ठीक है। जैसे मतलब समुद्र विज्ञान, तो समुद्र विज्ञान के बारे में हम लोग बात करेंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग कहेंगे ओशियनोलॉजी, ठीक है। यानी कि इसका एक वैज्ञानिक जो एविडेंस के साथ जब हम लोग पढ़ते हैं इसको, ठीक है, कि उसके अंदर कौन से फीचर्स हैं, कौन सी स्पेशलिटी है, या उसके अंदर जैसे हम लोग बात करते हैं पूरे डिटेल्स में कि महासागर के अंदर जो मिनरल्स हैं, कुछ फॉसिल्स हैं, ठीक है, कुछ यानी पूरा कंप्लीट जो वैज्ञानिक पक्ष है, यानी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तब हम लोग कहते हैं उसको ओशियनोलॉजी। और एक जनरल जो इंट्रोडक्शन, यानी जनरल जब हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं ओशियन वगैरह को, तो उसको हम लोग ओशियनोलॉजी, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा हाइड्रोस्फीयर के बारे में, जल मंडल, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो जल का ही है, ठीक है। लगभग 3/4 यानी 3/4 भाग जो है वो उसमें सिर्फ जल मंडल का ही विस्तार है, ठीक है। तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना कि पृथ्वी पर जो जल, अधिकांश रूप में जो इतना सारा जल है वो किस फॉर्म में है, ठीक है, किस प्रकार से है, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। तो पहले लोग समझते हैं कि जो वाटर है ना, यानी जल, इस वाटर का कितना फॉर्म हो सकता है? 3 फॉर्म हो सकता है, 3 फॉर्म होता है साइंटिफिक रूप से। सबसे पहला हो गया आपका कि लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? सॉलिडिफाई, यानी ठोस अवस्था में भी है। और तीसरा गैस के रूप में, ठीक है, गैसेस के रूप में। तो वाटर का तीनों फॉर्म हो सकता है, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिडिफाई हो, या फिर गैस हो, ठीक है। तो हमारे अर्थ पर जो है ये तीनों रूप से किस प्रकार है, इसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो तरल अवस्था में जो जल है, ठीक है, वो हमारे पृथ्वी में कहाँ पर स्थित है। जैसे देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं महाद्वीपों में, ठीक है, तो महाद्वीपों में हम लोग को मिलेगा
झील के रूप में, है ना, झील के रूप में भी तरल अवस्था में जल है। उसके बाद नदियों में है, छोटे छोटे बहुत सारे झील हैं, नहर है, उसमें भी लिक्विड के फॉर्म में है। और फिर महासागरों में भी है, जो बहुत सारे खाड़ी हैं जहाँ पर नदी जाकर गिरती है, वहाँ पर भी जल क्या है, तरल अवस्था में। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विड के फॉर्म में। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिडिफाई यानी ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में कहाँ पर मिलेगा, उच्च अक्षांशों में। ठीक है, 66.5 डिग्री, जो विषुवत रेखा से जो हम लोग नॉर्थ की तरफ जाएंगे 66.5 डिग्री, चाहे साउथ की तरफ 66.5 डिग्री, जैसे हम लोग 66.5 डिग्री का जो लेटीट्यूड क्रॉस करेंगे तो वो एरिया आ जाता है फ्रिजिड जोन वाला। ठीक है, वहाँ पर जो पर्वत सब है वो पूरा बर्फ़ के हैं, जिसको हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो जल है वो सॉलिड है और आइस के फॉर्म में है ना, आइस के फॉर्म में वहाँ पर भी जल है। तो उसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं किसमें, जल मंडल में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो जल का जो तीसरा फॉर्म है वो है गैस। तो गैस के फॉर्म में हम लोग को कहाँ मिलेगा, हमारे वायुमंडल में, मतलब एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जितने भी वाष्पीकरण के द्वारा होता है वो, ठीक है, जो कपड़ा हम लोग सुखाते हैं तो कपड़ा सूख करके वो कपड़े में जो भीगा हुआ कपड़ा का जो जल है वो सब कहाँ चला जाता है, सारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वायुमंडल में। तो वायुमंडल में जो वाष्पीकरण के द्वारा गैस बन करके जो उड़ जा रहा है, तो वहाँ भी क्या है, वो गैस के रूप में जल ही मौजूद है। ठीक है, तो ये जलमंडल जो है, ये जलमंडल का जो इतना बड़ा विस्तार है, इसका कारण यही सब है, चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में हो, सॉलिडिफाई के रूप में हो, या फिर गैसेस के फॉर्म में हो। ठीक है, तीनों अवस्था में जल हमारे अर्थ में मौजूद है। यही वजह है जो अधिकांश भाग जो जल का हमारे अर्थ में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका थोड़ा सा प्रतिशत देखते हैं कि ठीक है, जलमंडल का कितना प्रतिशत है, हमारे स्थलमंडल का कितना प्रतिशत है। इसको थोड़ा सा हम लोग इसका एक क्षेत्रफल को देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग महासागर के बारे में पढ़ेंगे और उसका भी क्षेत्रफल को देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं पूरे पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो कितना है। तो देखिए, पूरे पृथ्वी का यानी अर्थ का क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं तो वो है 50.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर 995 है तो इसको अप्रॉक्स में ले लिया मैंने। ठीक है, यानी कि 50.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर ये किसका क्षेत्रफल है, पूरे पृथ्वी का। ठीक है, अब इसी के अंदर जलमंडल भी आएगा और स्थलमंडल भी आएगा, तो दोनों का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। ठीक है, जलमंडल का हम लोग देखते हैं तो जलमंडल का जो विस्तार है वो है 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी कि 71%, 71% भाग हो गया पूरा जल का, 3/4। और स्थलमंडल का जब हम लोग बात करते हैं तो स्थलमंडल में कितना है, 14.8 करोड़, 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये हो गया 29%। तो देखिए 71 और 29 100% हो गया। ठीक है, तो पूरे पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसको आपको याद रखना है कितना, 50.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और जलमंडल का है 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और स्थलमंडल का है 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया। आगे जब हम लोग बात करेंगे महासागर के बारे में, तो महासागरों का भी थोड़ा सा क्षेत्रफल को देखेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर जलमंडल का जो है 71% है ना, भाग है पूरा जलमंडल पृथ्वी पर, और 29% स्थल भाग है। ठीक है, ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि ब्रिटेनी इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार जो है वहाँ पर डेटा थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वेरी करता है ब्रिटेनी इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार, कि वहाँ पर जो जलमंडल है यानी कि वाटर बॉडीज़, वहाँ पर वो 70.2% जो है वाटर बॉडीज़ है उसके अनुसार, और लैंडफॉर्म जो है स्थलमंडल वो है 29.8%। ठीक है, समझ गए। तो थोड़ा सा डेटा खाली वेरी करता है और कुछ नहीं है। तो नॉर्मल जो हम लोग को याद रखना है कि 3 हिस्सा जो पानी है, यानी जलमंडल वो 71% है और स्थलमंडल 29% है। लेकिन ब्रिटेनी इंसाइक्लोपीडिया जो है उसके अनुसार वहाँ पर जो जलमंडल है यानी वाटर बॉडीज़ वो है 70.2% और लैंडफॉर्म है 29.8%। तो दोनों आप याद रखिएगा कि कहीं पर आपको अगर ये मिले तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं महासागर के बारे में, यानी महासागर का जो विस्तार है उसको भी देखेंगे, कौन सा महासागर कहाँ पर स्थित है ये भी हम लोग थोड़ा सा अभी डायग्राम में देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसका जो क्षेत्रफल है उसको भी लिखेंगे। ठीक है, बेसिकली देखिए जो महासागर है वो 4 ही है। ठीक है,
और ऐसे तो हम लोग 5-6 पढ़ लेते हैं, लेकिन मेन जो है मेन ओशियंस वो 4 ही हैं। उन चारों के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला है जो मेन 4 ओशियन जो है वो कौन कौन सा है, इसको पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मैप में, ठीक है। और मैप को थोड़ा सा ड्रॉ करके देखेंगे। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं होता है, ठीक है, उसको आपको देखना पड़ेगा। मैप एक ऐसा चीज़ है कि जितना आप उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा और जितना उसको लोकेट करके आप उसको फाइंड आउट कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और इजी होगा आगे पढ़ने में भी, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल जो चीज़ है उसको थोड़ा सा विजुलाइज करके पढ़िए, थोड़ा सा इमेजिन करके आइए हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके। देखिए पहले हम लोग इस तरह से एक वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये जो ऊपर पार्ट हो गया ये हो गया नॉर्थ साइड, नॉर्थ पोल, और ये साउथ, ये हमारा ईस्ट हो गया, और ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, वेस्ट। किसी भी मैप को जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसको पहले डायरेक्शन वाइज हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। जो वो मैप का किसी भी मैप का सबसे ऊपर पार्ट क्या हो जाता है, ऊपर वाला नॉर्थ हो जाता है और नीचे हो जाता है साउथ, इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग इसमें ओशन देखेंगे, ये 4 ओशन में सबसे पहला ओशन देखिए इस साइड, वेस्ट के साइड, ठीक है। इधर से स्टार्ट करते हैं। ये जो वेस्ट साइड में जो पानी है पूरा वाटर बॉडीज़, ठीक है, ये कौन सा महासागर है, इसका नाम है पैसिफिक ओशियन, यानी कि प्रशांत महासागर, जो बहुत बड़ा है और बहुत पॉपुलर भी है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। ठीक इसके बाद जो यहाँ तक वेस्ट की तरफ आता है ये प्रशांत महासागर, और कुछ पार्ट इसका इधर ईस्ट में भी आता है थोड़ा सा, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो क्या हुआ, ग्लोब के पीछे हम लोग चले जाएंगे अर्थ के उस तरफ, तो वो आ जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए पैसिफिक ओशियन है यानी कि पश्चिम की तरफ, ठीक। इस महासागर के बाद 2 महादेश हैं, एक नॉर्थ की तरफ है आपका नॉर्थ अमेरिका, और एक साउथ की तरफ है आपका साउथ अमेरिका। तो 2 महादेश हो गए प्रशांत महासागर के, ठीक। पूर्व की तरफ क्या हो गया, एक नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका, 2 महादेश। इसके बाद फिर एक महादेश, फिर एक महासागर है, ये कौन सा महासागर है, देखिए इसको हम लोग कहते हैं एटलांटिक ओशियन, यानी कि आंध्र महासागर, ठीक है। ये थोड़ा सा एस प्रकार में है, ठीक। यानी कि प्रशांत महासागर और आंध्र महासागर, ठीक है। पैसिफिक और अटलांटिक के बीच में 2 महादेश हैं, एक है नॉर्थ अमेरिका और एक है साउथ अमेरिका, दोनों को साथ साथ समझते हुए चलिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा सा बीच वाले पोर्शन में, बीच वाले पोर्शन में, ठीक, अटलांटिक ओशन के बाद फिर 2 महादेश हैं, एक ऊपर की ओर आपको मिलेगा छोटा सा यूरोप, ठीक, और ठीक यूरोप के नीचे ये हो गया आपका अफ्रीका महादेश, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन हो गया, फिर आपका अटलांटिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन के बाद हम लोग देखा यूरोप, और फिर नीचे क्या हो गया अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद एक महादेश यहाँ पर है, सबसे बड़ा महादेश, इसका क्या नाम है, एशिया महादेश, ठीक है। एशिया महादेश के नीचे जो है पूरा ये वाला पार्ट, ये हमारा हो गया तीसरा महासागर, इसको हम लोग कहते हैं इंडियन ओशियन, है ना, हिंद महासागर, ठीक। चौथा महासागर जो है वो हमारा नॉर्थ की तरफ है, ये पूरा ऊपर में, जिसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 महासागर आपको याद रखना है। ऐसे नीचे की तरफ आपका ये साउथर्न ओशियन भी एक है अंटार्कटिका की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 महासागर को याद रखना है, इसका चारों का क्या क्षेत्रफल है उसको भी हम लोग देखेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे ये यूरोप है और ये अफ्रीका है, ये 2 महादेश को जो अलग करता है, ठीक है, वो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, ठीक है। तो सेंट्रल एशियन, ये सेंट्रल एशियन जो कुछ कंट्री है, जैसे यहाँ पर सऊदी अरब हो गया, ठीक है। तो सऊदी अरब का कुछ भाग और यहाँ अफ्रीका का इजिप्ट वाला भाग, इस दोनों के बीच जो एक सागर आ रहा है उसका नाम है रेड सी, लाल सागर, ठीक है। सुएज कैनल का जो नाम सुने होंगे, बहुत पॉपुलर है सुएज कैनल।
सुएज नहर इसी लाल सागर में यहीं पर है। उसके बाद एशिया में आ जाते हैं इधर इंडिया की तरफ, तो यहाँ पर हो गया आपका अराबियन सी, इधर हो गया आपका बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, फिर इधर सब क्या मिल जाता है हम लोग अंडमान निकोबार के नीचे पूरा इंडियन ओशन। ठीक है, तो बेसिकली देखिए थोड़ा सा मैप में आपको याद रखना है कि कौन सा महासागर कहाँ पर है, कौन सा महादेश कहाँ पर है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो सीज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सागर साहब है, उसको भी आपको थोड़ा सा एटलस में फाइंड आउट करके खोजना है और आपको इसको याद रखना है कि कौन सा सागर कहाँ पर है, आगे आपको पढ़ने में काफ़ी ईजी होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं महासागर का जो क्षेत्रफल है इसके बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वो है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी है क्या, पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए आंध्र महासागर यानी अटलांटिक ओशन के बारे में। अटलांटिक ओशन का जो क्षेत्रफल है वो है 8.2 यानी 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन के बारे में। ठीक है, इंडियन ओशन का जो क्षेत्रफल है वो है 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और फिर हम लोग बात करते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में जो सबसे नॉर्थ में था। तो आर्कटिक महासागर का जो क्षेत्रफल है वो है 1.4 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 40 यानी 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल आर्कटिक का है। ठीक है, तो हमने देखा 4 मुख्य जो महासागर हैं उसके बारे में। ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल है उसको भी। ठीक है, ये था थोड़ा सा कुछ बेसिक्स। ठीक है, जो चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का जो मेन रिलीफ वगैरह है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर रिलीफ को। ठीक है, RELIF रिलीफ के बारे में। तो रिलीफ का मतलब क्या होता है देखिए वैसा सतह, वैसा यानी भूभाग जो चाहे महासागर के अंदर हो चाहे हमारे महाद्वीपों पर हो। ठीक है, यानी वैसा लैंडफॉर्म जो थोड़ा सा उभरा हुआ हो। ठीक है, कहीं ऊंचा हो, कहीं नीचा हो, कहीं धंसा हुआ हो। ठीक है, यानी ज़मीन का वैसा पार्ट जो रीस्ट्रक्चर्ड हो। ठीक है, यानी कि कहीं पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो, कहीं पर बहुत ज़्यादा धंसा हुआ हो। ठीक है, चाहे वो पठार के रूप में देखते हैं, चाहे हम लोग उसको पर्वत के रूप में देखते हैं, चाहे घाटी के रूप में देखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। यानी ये उच्चावच। तो ये उच्चावच सिर्फ हमारे सतह पर नहीं है, ये हमारे महासागर के अंदर भी है। इसी चैप्टर में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, कि महासागर के अंदर किस तरह के उच्चावच देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। महासागर तली का जो रूप है, ठीक है, यानी कि महाद्वीपों के किनारे से लेकर के जैसे हम लोग महासागर की और नीचे गहराई में जब जाते हैं तो हमें बहुत तरह तरह के उच्चावच देखने को मिलते हैं, बहुत भिन्न भिन्न यानी कि असमानता दिखने को मिलता है। ठीक, जिसको हम लोग उच्चावच कहते हैं, रिलीफ कहते हैं। यहाँ एक चीज़ समझिएगा कि सतह का जो औसत ऊंचाई है, ठीक है, यानी कि सतह पर जितने भी उच्चावच हैं, ठीक है, चाहे माउंटेन के रूप में हो या प्लेटो या घाटी के रूप में, तो सतह का जो एवरेज ऊंचाई पाया जाता है, औसत ऊंचाई, वो औसत ऊंचाई है 840 मीटर। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर से भी कुछ कम है। लेकिन जैसे हम लोग महासागरों की गहराई के बारे में जब बात करते हैं तो महासागर की जो गहराई है, औसत गहराई यानी लगभग हर महासागर में इतना गहरा होगा, वो है 3800 मीटर, लगभग 4 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो सतह का जो औसत ऊंचाई है यानी सतह के ऊपर जो उच्चावच है उसका 3 गुना गहरा जो है महासागर है। ठीक है, चाहे आर्कटिक महासागर में हो चाहे प्रशांत महासागर में हो। ठीक है, तो सबका जो औसत गहराई है वो है 3800 मीटर। ठीक, हालांकि महासागर में इससे ज़्यादा गहरा है, लेकिन एक औसत, एक एवरेज जो गहराई है वो है 3800 मीटर, इसको याद रखिएगा। तो सतह की जो ऊंचाई है तथा महासागरों की जो गहराई है, ठीक है, इस दोनों के आधार पर 4 प्रमुख रिलीफ जोन है, यानी कि 4 उच्चावच जो मंडल है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 4 रिलीफ जोन जो है एक एक करके हम लोग समझते हैं। चारों रिलीफ जोन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। और दूसरा है कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी महाद्वीपीय मग्न ढाल। और तीसरा है डीप सी प्लेन्स यानी गहरा सागरीय मैदान। ठीक, और चौथा है ओशियनिक डीप, महासागरीय गर्त। ये 4 इंपॉर्टेंट रिलीफ जोन है, 4 उच्चावच जो है जो कहाँ पाए जाते हैं, महासागरों के अंदर में। ठीक है, चारों को एक एक पॉइंट करके हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल से। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में। तो समझते हैं, देखिए ये हो गया आपका थोड़ा सा इस तरह है
स्लाइड, ये हो गया आपका सी लेवल, ठीक है, ये हो गया सी। अब यहाँ पर जो लैंडफॉर्म है ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका लैंडफॉर्म, ठीक है, यानी भूमि वाला पार्ट। तो यहाँ से जैसे हम लोग सी में इंटर करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग समुद्र के अंदर इंटर करते हैं तो सबसे पहले हमको तुरंत गहराई उसका नहीं मिलता है। सबसे पहले हमको क्या मिलता है, थोड़ा सा स्लोप। जो थोड़ा सा जो वो स्लोप आता है वो लेस देन 1 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हैं कि और 1 डिग्री, 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम, इतना ही ये सिलेंडर झुका रहता है, ठीक है। उसका जो स्लोप है, ढलान, वो 1 डिग्री या 1 डिग्री से कम रहता है, ठीक है। कहाँ पर, जिसको हम लोग कोस्टल लाइन के पास बोलते हैं, यानी कि समुंदर हो गया, जो समुद्र के किनारे बीच पर हम लोग जब जैसे जाते हैं तो जैसे आप इंटर कीजिएगा तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा वहाँ पर आपको बालू टाइप का मिलेगा, पूरा गाद टाइप का, ठीक है, जिसको हम लोग सेडिमेंट भी बोल सकते हैं। वो सेडिमेंटेशन के कारण ही वहाँ जमा हो जाता है, ठीक, चाहे वो रिवर के थ्रू हो, चाहे वो इकोसिस्टम के तहत हो। तो वो जो गाद है, वो सेडिमेंट है, वही हो गया सबसे पहला आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। और वो सबसे पहला आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ मिलेगा गाद के रूप में, ठीक है। तो उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। उसकी जो गहराई है वो 30 मीटर से लेकर के आपका इधर 600 मीटर तक, ठीक है, यानी कि 30 मीटर से लेकर के 600, मैक्सिमम हो गया 6 मीटर तक, इतना ही गहरा रहेगा वो सी समुद्र, ठीक। जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो धीरे धीरे वो स्लोप आगे बढ़ते जाएगा पूरा स्लाइड वे में, ठीक है। और वो कहाँ तक जाएगा, 600 यानी 600 मीटर गहराई तक जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम। ये हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। तो ये हो गया इसकी मिनिमम डेप्थ और ये हो गया मैक्सिमम डेप्थ। अभी अगर उसका विस्तार देख लेते हैं कि इसका जो विस्तार है वो 70 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर ही होता है अप्रॉक्स। और ऊंचाई हम लोग कितना देखें कि 30 मीटर से लेकर के 600। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाता है इस मामले में कि जितने भी मिनरल्स हुए या फिर जितना भी फ्यूल्स है वगैरह, जितना ईंधन है, वो सारा चीज़ वहीं पर पाया जाता है, ठीक है। खनिज के रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है ये, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हम लोगों ने बात किया कि इसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो हाइट है वो 30 मीटर टू 600 मीटर मैक्सिमम है, लेकिन इसकी जो रेंजेस है, ठीक है, ये लेंथ ये 70 टू 80 किलोमीटर प्राय सब जगह होता है, एक्सेप्शन ओनली वन, ठीक है। एक अपवाद है, उसको हमको अलग से याद रखना है, और वो है आपका आर्कटिक महासागर में, ठीक है। आर्कटिक महासागर में ईस्ट साइबेरियन बोलते हैं उसको, इसकी जो लेंथ है यानी कि वो साइबेरियन उसका नाम है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो आर्कटिक महासागर में, उसकी जो लेंथ है वो मोर देन 1500 किलोमीटर है, वो मोर देन 1500 किलोमीटर, यानी कि 1500 किलोमीटर लंबी उसकी क्या है, ये लेंथ है, किसकी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। और उस कॉन्टिनेंटल शेल्फ का नाम है ईस्ट साइबेरियन, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो नॉर्थ की तरफ जो हम लोग देखे थे आर्कटिक महासागर में, वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, आर्कटिक महासागर में ईस्ट साइबेरियन, इसको आपको याद रखना है। इसको छोड़ करके जितना भी सब जगह महासागर है, जितना भी महासागर में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसकी जो लेंथ है वो है 70 टू 80 किलोमीटर, ठीक है, सिवाय इसके। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा इसका है 1500 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप के बारे में, यानी कि महाद्वीपीय मग्न ढाल। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न ढाल के बारे में 2 नंबर में जो था। तो जैसे जैसे हम लोगों ने इसको देखा कॉन्टिनेंटल शेल्फ को, महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। तो जैसे महाद्वीपीय मग्न तट जो है यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहाँ तक, जिसकी डेप्थ थी एवरेज 600 मीटर मैक्सिमम तक, यहाँ से ये अचानक इस तरह सीधा डिप जाने लगता है, ठीक है। ये जो अचानक इस तरह से डिप जाने लगा इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है, यानी कि महाद्वीपीय मग्न ढाल। देखिए ये अचानक इसका ढाल बहुत ज़्यादा तीव्र हो गया, जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो थोड़ा सा स्लाइड में था, ये अचानक यहाँ पर ब्रेक होता है, और ये ब्रेक करके अचानक उसका जो डिप पॉइंट में यानी पूरा गहराई जाने लगता है, एकदम खड़ा ढलान, इसको हम लोग कहते हैं महाद्वीपीय मग्न ढाल, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो यहाँ पर जो इसकी औसत जो गहराई है यानी कि एवरेज इसकी डेप्थ है वो हो जाता है 3800 मीटर,
ठीक है। औसत गहराई देखिए कहाँ 600 था इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, और कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो गहराई हो गया कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो गहराई हो गया उसकी एवरेज गहराई हो गई 38 मीटर, 3800 मीटर। इसका मतलब कि इसकी मैक्सिमम और ज़्यादा जा सकता है। तो ऑब्वियसली महासागरों में जो है कहीं 8 किलोमीटर कहीं 9 किलोमीटर का भी गहराई है, ठीक है। जैसे पैसिफिक ओशियन का जब हम लोग बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा गहरा है वो महासागर। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है, स्लोप में इस जगह पर कुछ गार्थ टाइप का बना हुआ रहता है, ठीक है, इस टाइप का घाटी टाइप का। इसको हम लोग कहते हैं कैनियन, इसको हम लोग कहते हैं कैनियन। ये वाटर के टर्बुलेंस के कारण बनता है, ठीक है, और कुछ ओशियनिक इंटरनल फोर्स के कारण इसका निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैनियन। तो जो हमारा थर्ड नंबर था वो थर्ड नंबर था डीप सी प्लेन, यानी कि गहरा सागरीय मैदान, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखें कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप, तो उसके बाद यहाँ ब्रेक करने के बाद ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा प्लेनी एरिया हो जाता है, यानी कि इसका जो मैदान जो प्लेन मैदान होता है सरफेस टाइप का बराबर। देखिए ये पूरा गहरा भी हो गया और थोड़ा सा मैदानी वाले क्षेत्र में हो गया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डीप सी प्लेन्स, ठीक है। और चौथा जो था हमारा वो था ओशियनिक डीप, यानी कि गहरा महासागर। तो इसी मैदानी में कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा डीप अचानक पूरा और गहरा पार्ट चल जाता है, ठीक है। जैसे पैसिफिक ओशियन में हम लोग देखते हैं ना मैरियाना ट्रांच, जो लगभग 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा है वो गहरा, तो वो इसी डीप सी प्लेन में कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा खाई टाइप के रूप में पूरा गहरा भाग बन जाता है, ठीक है, यानी गर्त के रूप में। तो उसको हम लोग कहते हैं ओशियनिक डीप, ठीक है, महासागर। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक। तो गाइस जैसे हम लोगों ने चारों रिलीफ जोन के बारे में जो पढ़ा, ठीक है, उसका थोड़ा सा ग्राफ्स में भी देख लेते हैं। जैसे ये ग्राफ जो है इसको भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए इसको हम लोग कहते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व, ठीक है, उच्चतामितिक वक्र। ओशियनिक के अंदर जितने भी रिलीफ हैं उस रिलीफ को जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो इसी ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व। तो महासागरों के अंदर जितने भी उच्चावच पाए जाते हैं, ठीक है, जितने भी रिलीफ हैं ओशन के बॉटम ओशियनिक पार्ट में, ठीक है, तो उसको हम लोग जो प्रदर्शित करते हैं तो इसी ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिप्सोमेट्रिक कर्व, ठीक है, यानी उच्चतामितिक वक्र के बारे वक्र में। देखिए इस ग्राफ में बेसिकली कुछ है नहीं, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसको, कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि चारों रिलीफ के बारे में, चारों रिलीफ जोन जो था उसी को थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये है आपका सी लेवल, ठीक है, यानी समुद्री सतह हो गया पूरा पानी। तो जैसे हम लोगों ने भी चर्चा किया कि कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ था वो ये वाला पार्ट है। देखिए यहाँ हो गया लैंडफॉर्म, और ठीक इसके नीचे ये जो पार्ट आ रहा है, यहाँ जो ब्रेक कर रहा है थोड़ा सा स्लाइड, क्या जिसको हम लोग क्या बताए थे कि जो 1 डिग्री या 1 डिग्री से भी कम हो, ठीक है, इतना ही झुका हुआ रहता है ये महाद्वीपीय मग्न ढाल, है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये वाला पार्ट, इसको समझ सकते हैं। और इसमें क्या देखा था, सेकेंड नंबर में था, हाँ, कॉन्टिनेंटल स्लोप महाद्वीपीय मग्न ढाल, जो कि अचानक एक लंबा खड़ा ढाल हो जाता है इस तरह से, ठीक है, ये एक सीधा ढलान एकदम डायरेक्ट ढलान के रूप में आ जाता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल। और इसी के अंदर जो कुछ गर्त थे जिसको हम लोग कहते थे कैनियन, ठीक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने के बाद ये कुछ मैदानी पार्ट हो जा रहा है, ठीक है, कुछ मैदान जैसा स्प्रेड हो गया, इसको हम लोग कहते हैं डीप सी प्लेन, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा गहरा भी हो गया। यहाँ पर इसकी एवरेज डेप्थ कितनी थी, 3800 मीटर, है ना, औसतन जो गहराई थी इसकी लगभग 4 किलोमीटर के आसपास। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट था, ये देखिए पूरा गर्त के रूप में आ रहा है, पूरा इसको ट्रेंच के रूप में भी समझा सकता है ये वाला पार्ट, है ना, यही सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट होता है। जैसे पैसिफिक ओशियन में है मरियाना ट्रांच, है ना, लगभग 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह का गर्त और भी महासागर में है, कहीं पर 8 किलोमीटर है, कहीं पर 9 किलोमीटर है। तो यानी कि समझिए कि जो डीप सी प्लेन है, डीप सी प्लेन में जाने के बाद फिर वहाँ पर एक अलग गहराई है जो कि बहुत ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो यही था ग्राफ, इस ग्राफ में भी इसको भी हम लोगों ने पूरा समझ लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया हो, ठीक है। काफ़ी डिटेल में मैंने इसे आपको समझाने का प्रयास किया है, हर एक पॉइंट को कवर अप किया है इसमें, ठीक है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ कंटेंट बाकी है, उसको भी हम लोग जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। तो
जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।